Hello, viewers. Yesterday, we have learned the rules of voice change. No doubt that was very interesting and quite separated from the learning of the 10th chapter, including modals also. Therefore, I advised all of you to frame two chambers. In the first chamber, you keep all those chapters which are related with tense and modals. And the rules of voice must keep you in another chamber. It is quite important. Without practice, we can't develop the language learning. Therefore, I am trying my best to share the practice session for all of you. मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपके साथ प्रैक्टिस को करूं जिसको कि कल आपने सीखा है। आपने सीखा कि हम 8 टेंसेस का पैसिव करते हैं। मॉडल्स के साथ हम बी का प्रयोग करते हैं और यदि कोई मॉडल्स के साथ हैव लगा हुआ हो, जैसे शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव, तो पैसिव में हम बिन का प्रयोग करते हैं। स्टेजेस को भी आपने देख लिया है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहचान कर सब्जेक्ट बनाना, टेंस को पहचान कर ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब का प्रयोग करना, हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जिसे आप वर्ब के थर्ड फॉर्म्स के नाम से जानते हैं प्रयोग करना, और सबसे अंत में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना और उसके पहले बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करना। अंग्रेजी भाषा के अंदर में अगर गौर से देखा जाए तो सब्जेक्ट, वर्ब, दो प्रकार के ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। जरूरी है यह जानना कि आखिर बनते किससे हैं। मैंने आपके साथ पूर्व के वीडियोज में शेयर किया था कि यदि कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाना है तो हमें नाउन और प्रोनाउन पर ध्यान देना होता है। यदि हमें एडजेक्टिव को पहचानना है तो हमें यह ध्यान देना होता है कि वो नाउन या प्रोनाउन की खूबसूरती को बढ़ा रहा है अथवा नहीं। अगर वर्ब को पहचानना है तो हमें यह देखना होता है कि नाउन या प्रोनाउन के द्वारा क्या एक्शन किया गया। अगर एडवर्ब को पहचानना है तो हमें यह देखना होता है कि वर्ब की विशेषता बता रहा है अथवा नहीं। अगर प्रीपोजिशन को आप पहचानना चाहते हैं तो आपको यह देखना होगा कि नाउन और प्रोनाउन के बीच के संबंध को बतला रहा है अथवा नहीं। अगर कंजक्शन को पहचानना है तो यह चेक करना होगा कि वह दो शब्दों के बीच या दो वाक्यों के बीच जोड़ने का काम कर रहा है अथवा नहीं। और यदि इंटरजेक्शन को पहचानना है तो सिर्फ यह देखना है कि क्या वो हमारी सडन फीलिंग्स को अभिव्यक्त कर रही है या नहीं। अगर इन सारी बातों को ध्यान में रखा जाए तो मैं समझता हूं कि सेंटेंस के अंदर में जो भी वर्ड्स प्रयोग किए जाएंगे वो सिर्फ 8 से ही होंगे। पैसिव वॉइस उनके लिए आसान हो जाता है, वो जल्दी सीख जाते हैं जिनका टेंस और मॉडल्स पर पकड़ है, जो टेंस को सही तरीके से पहचानते हैं, उसकी परिभाषा जानते हैं, उसका ऑक्सिलरी वर्ब उनके मस्तिष्क में है और उस खास टेंस के साथ कौन सा मेन वर्ब होता है यह उनकी मस्तिष्क में है। ऐसे छात्र, ऐसे सीखने वाले लोग बहुत आसान, बहुत आनंद महसूस करेंगे पैसिव को करने में। यदि टेंस मस्तिष्क में नहीं है, मॉडल्स मस्तिष्क में नहीं है, सिंगुलर प्लूरल को आप नहीं पहचान पाते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो परेशानियां तो आएंगी। और वैसे भी सारे तकलीफों का, सारी परेशानियों का, सारे दुखों का, चाहे व्यक्ति जिस स्टेट में रहे,
उसका सिर्फ एक मूल कारण है, न जानना, अज्ञानता, जानकारी का ना होना। यदि जानकारी हो जाता है तो फिर तो आनंद आता है, मजा आता है। बहुत बार हमारे बच्चे जो है पूछते हैं, सर पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता, पढ़ने में आनंद क्यों नहीं आता, क्यों भागता हूं पढ़ने से? सिर्फ एक कारण है, जब आप किताब को पढ़ने बैठते हैं, पंक्तियों को पढ़ते हैं, तो आनंद इसलिए नहीं आता है क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आता। जब हम किसी चीज को समझ ही नहीं पाएंगे तो उसमें आनंद कैसे आएगा? कभी आप प्रैक्टिस के रूप में करके देखें। यदि आप 9th के स्टूडेंट हैं या 10th के स्टूडेंट हैं, कभी जूनियर स्टूडेंट्स की किताब को पढ़कर देखें, स्टैंडर्ड 2 और 3 की किताब को पढ़कर देखें, 5 और 6 की किताब को पढ़कर देखें, आपको समझ में आएगा कि उस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, उस चैप्टर में क्या है, उसकी पंक्तियों में क्या है, और आप बिल्कुल सहज महसूस करेंगे, आनंद आएगा। सीखने में भी बहुत आनंद है। शर्त यह है कि हम चीजों को जानें। टेंस हमारा बेस है, आधार है। बिना आधार का किसी बिल्डिंग का निर्माण नहीं हो सकता। आधार ही नहीं होगा तो क्या हवा में बिल्डिंग का निर्माण करेंगे? नहीं, आधार तो होना चाहिए। और जो आपने 14 ऑक्सिलरी और 13 मॉडल्स की चर्चा मैंने आपके साथ की, उसके प्रयोग को दिखलाया, वह मस्तिष्क में है, तो फिर ये पैसिव बिल्कुल आसान है। आप आराम से हर चीज को पहचानना शुरू कर देंगे। और आज की पीरियड में मैं आपके साथ प्रैक्टिस वे में जा रहा हूं। आपने सीखा था पैसिव को करने के क्रम में कि यदि एक ऑब्जेक्ट होगा, 2 ऑब्जेक्ट होगा, साथ ही साथ इंडेफिनिट प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाएंगे, तो हमें किस प्रकार का ट्रीटमेंट देना है। आज 1 बाय 1 मैं समय दूंगा आपको। बोर्ड पर 6 सवाल आप देख रहे हैं। मैं बहुत धीमी गति से चलूंगा ताकि आपको हर बात समझाता हुआ चलूं, और 1 बाय 1 मैं सबका आंसर भी तोड़ूंगा। बेहतर होगा आप जो वीडियोज को देख रहे हैं पैसिव करना शुरू कर दें। मैं 1 बाय 1 सबको तोड़ता हूं, सबका पैसिव करता हूं, समझाता हूं, और आप जो आपने प्रैक्टिस करी इन 2-4 मिनटों के अंदर, उसको मेरे साथ टैली कराएं, क्या वो टैली कर रहा है अथवा नहीं। क्योंकि सभी का आंसर, सभी का पैसिव एक ही तरह से बनेगा। जितने भी लोग वीडियो को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सभी का आंसर एक ही तरह का बनेगा। तो लेट अस स्टार्ट। पहला है, मोना वाज राइटिंग ए लेटर टू हर फादर। सिंपल सेंटेंस। ऑल दीज सेंटेंसेस आर फ्रॉम द असर्टिव ग्रुप। इंट्रोगेटिव को भी मैं आपके साथ शेयर नहीं किया हूं, इसलिए इस पूरे वीडियो में, इस पूरे एजुकेशनल वीडियो में आप एक ही प्रकार के सेंटेंस को पाएंगे, और वह होगा असर्टिव। आज असर्टिव पर हम लोग कमांड कर लेते हैं, फिर अगले क्लास में नए चैप्टर्स के साथ हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे और सीखेंगे भी। पहला सेंटेंस, मोना वॉज राइटिंग ए लेटर टू हर फादर। सबसे पहले तो आप पहचाने ऑब्जेक्ट कहां पर है। ऑब्जेक्ट कहां पर है, इसको पहचाने। ऑब्जेक्ट पहचानने का 2 तरीका, क्या और किसे। अगर इसकी हिंदी मीनिंग समझ रहे हैं तो क्या और किसे से आपको ऑब्जेक्ट पहचान में आ जाएगा। और यदि वैसा नहीं करना चाहते हैं तो एक और आसान तरीका बताया था आपके साथ कि यदि ऑक्सिलरी या मॉडल्स हो तो चौथा शब्द ऑब्जेक्ट होता है, और यदि ऑक्सिलरी और मॉडल्स ना हो तो तीसरा शब्द ऑब्जेक्ट होता है। और ऑक्सिलरी और मॉडल्स का प्रयोग सिर्फ 2 टेंस में नहीं होता, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। इसमें ऑक्सिलरी है वाज,
वाज से दिख जा रहा है कि टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि नाक से ही हम टेंस को पहचानते हैं। अब हमें पहचानना है ऑब्जेक्ट को पहले। बस दो काम आपको करनी है, पहले ऑब्जेक्ट को पहचानना और दूसरा टेंस को पहचानना। ऑब्जेक्ट और टेंस को आपने पहचान लिया, सारा का सारा सेंटेंस 5 मिनट में समाप्त। लेकिन मैं बिल्कुल धीमी गति से चलूंगा आपके साथ। उद्देश्य है सिखलाना। धैर्य बना करके आपको भी चलना पड़ेगा। पहला, में ऑब्जेक्ट कौन है? उत्तर होगा चौथा शब्द। 1 2 3 4, यानी मोना फर्स्ट, वाज सेकेंड, राइटिंग थर्ड, ए लेटर फोर्थ। टू हर फादर, जो आप टू हर फादर देख रहे हैं वह आपका ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, कॉम्प्लीमेंट है। और वैसे भी प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई शब्द आए या शब्दों का समूह आए तो वह आपका ऑब्जेक्ट नहीं होगा। प्रीपोजिशन के बाद यदि कोई शब्द आता है तो वह आपका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। कॉम्प्लीमेंट्स बन सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने पहचान लिया है, ए लेटर। सबसे पहले हम ए लेटर को लिखेंगे। टेंस को पहचानने पर दिखता है वाज, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस जब होता है एक्टिव सेंटेंस में तो पैसिव में हो जाता है वाज बीइंग, वेयर बीइंग। यहां पर प्रयोग करना चाहिए वाज बीइंग। तीसरा काम वर्ब का थर्ड फॉर्म रीटन। चौथा काम, इसके पहले कि हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएं, सेंटेंस के बाकी शब्दों को ज्यों का त्यों रख दें। रीटन टू हर फादर। अब अंतिम काम को अंजाम दें, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना। तो मोना क्योंकि नाम है, मोना का ऑब्जेक्ट तो मोना ही हो जाएगा। और इसके पहले हम एक बाई का प्रयोग करेंगे। हमारा पैसिव तैयार। एंड आई फील दैट यू आर ऑल्सो फीलिंग easy to frame the sentence, change the sentence from active to passive. Mona was writing a letter to her father, active. A letter was being written to her father by Mona, passive. The meaning of both the sentences are same. दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। सबसे पहला काम ऑब्जेक्ट पहचानना। ऑब्जेक्ट पहचानिए। मैं पहचान कर लिख रहा हूं। ऑब्जेक्ट हिम है तो हम हिम को कर देंगे सब्जेक्ट ही। टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में वाज वेयर का प्रयोग होता है, ही वाज। वर्ब आपका सा है तो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, सी, सा, सीन। इसके पहले कि हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएं बाकी शब्दों को डाल देते हैं। सीन कंडक्टिंग द रिहर्सल। अब अंतिम करें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट हो जाता है मी, और इसके पहले हमें एक बाई जोड़ना है, पैसिव इज रेडी। दोनों का अर्थ एक ही है। तीसरे सेंटेंस में चले। सबसे पहले पहचाने ऑब्जेक्ट को, और ध्यान देना है कि प्रीपोजिशन के बाद जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं वाक्यों में वह आपका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। ऑब्जेक्ट कहां पर है, पहचाने। पहचानते हैं तो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई पड़ता है, वर्ब के बगल में होता है। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, नाक नहीं है इसमें, तो क्यूबिक आपका ऑब्जेक्ट है। क्यूबिक। क्या हो जाएगा, हम ऑब्जेक्ट को बाहर निकालें।
ऑब्जेक्ट को चलिए बाहर निकालते हैं। क्यूबिक, कभी कभी क्यूबिक टू द इंग्लिश इन 1759 पूरा को भी आप ले सकते हैं, पूरा को भी लिख सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट को चुनकर बाहर निकाल लेंगे। हमारा क्यूबिक यहां पर ऑब्जेक्ट है। आगे पहचाने, सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है तो हम सीधा सीधा पास्ट इंडेफिनिट में वाज का प्रयोग करते हैं, वेयर का प्रयोग करते हैं, या क्यूबिक के साथ वाज होगा। क्यूबिक वाज सरेंडर्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसको लिख देंगे सरेंडर्ड। अब जो सेंटेंस में बाकी बचा हुआ है उसको डाल दें, फिर बाई का काम करेंगे, तो उसके बाद डाल सकते हैं आप टू द इंग्लिश इन 1759। अब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बाय द फ्रेंच। यहां द फ्रेंच का अर्थ हो गया फ्रांसीसी। आप जानते हैं कि किसी भाषा को जब हम बोलते हैं तो द आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन यदि भाषा के पहले हम द लगा दें तो उस भाषा को बोलने वाले लोगों का अर्थ होता है और वह शब्द प्लूरल हो जाता है। आगे चलते हैं। समवन गेव हर ए बुलडॉग। सबसे पहला काम ऑब्जेक्ट को पहचानना। ऑब्जेक्ट पहचाने, ऑब्जेक्ट आपका है हर, इसे सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा सी। सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आया है इंडेफिनिट प्रोनाउन, हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट है तो ऐसी स्थिति में वाज और वेयर का प्रयोग करेंगे। सी के साथ वाज होता है, सी वाज, वर्ब का थर्ड फॉर्म, गिव, गेव, गिवन, गिवन ए बुलडॉग। बाई का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। दोनों का अर्थ बिल्कुल एक है। अगले सेंटेंस को देखें। आज काफी मात्रा में सेंटेंस हैं, करीब 15-20 होंगे आसपास। दे आर बिल्डिंग ए हाउस नेक्स्ट डोर टू आवर स्कूल। हां, आप में से कुछ लोग आगे की तरफ बढ़ते जाएं ताकि रिवीजन करने में, आंसर को देखने में, मिलाने में आपको सहूलियत हो। दे आर बिल्डिंग ए हाउस नेक्स्ट डोर टू आवर स्कूल। दे आर बिल्डिंग ए हाउस नेक्स्ट डोर टू आवर स्कूल। टेंस तो पकड़ में आ गया, आर है और वर्ब प्लस आईएनजी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, टेंस पकड़ में आ गया। ऑब्जेक्ट कहां पर है तो ऑब्जेक्ट वर्ब के बगल में होता है, ये आपका ए हाउस ऑब्जेक्ट है, इसे बना देंगे सब्जेक्ट। ए हाउस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग का प्रयोग करते हैं, आपको याद होगा। ए हाउस, इसके साथ आर बीइंग, एम बीइंग होगा नहीं तो हमें लिखना पड़ेगा ए हाउस इज बीइंग। अब वर्ब का काम करना होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बीइंग बिल्ट नेक्स्ट डोर टू आवर स्कूल। जो बाकी शब्द हैं उसको ज्यों का त्यों ला दें। अब करेंगे बाई का काम। आप चाहें तो बाई देम भी लिख सकते हैं और चाहे तो दे का देम आप नहीं भी कर सकते हैं क्योंकि दे इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड पर्सनल प्रोनाउन बोथ। अगले सेंटेंस को देखें। द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक केप्ट मी अवेक। द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक केप्ट मी अवेक। सबसे पहला काम ऑब्जेक्ट पहचानना है। ऑब्जेक्ट आपका दिख रहा है यहां पर, वो भी सजीव दिख रहा है, आराम है पहचानना, सजीव को ही हमको चुनना है। सजीव दिख रहा है यानी हम इसको बना देंगे सब्जेक्ट आई। टेंस को पहचानेंगे, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है। मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा आप लोगों को, यदि टेंस में गड़बड़ी मची
तो बहुत मुश्किल होगा। टेंस में 4 चीज होते हैं। हम टेंस को कैसे परिभाषित करें, कैसे पहचानें, परिभाषा और पहचान से आपको समझने में सहूलियत होगी। और जब आप समझ जाएंगे तो ऑक्सिलरी और वर्ब आपको जीवन भर सहायता करता रहेगा। इसलिए बिना टेंस का चलना थोड़ा मुश्किल होगा। जो छात्र ये सोच रहे होंगे कि खेल खेल में हो जाएगा, नो, ज्ञान को प्राप्त करने में मेहनत लगती है, यूं ही नहीं आता। और अच्छी चीजें दिमाग में आसानी से नहीं आता, पॉजिटिव चीजें दिमाग में जल्दी नहीं आता। यदि आप गौर करें, पॉजिटिव से एक अच्छी बात याद आ रही। पॉजिटिव की बातें, पॉजिटिव का जो साइन होता है वह होता है कुछ इस तरह का, और निगेटिव का जो साइन होता है कुछ इस तरह का होता है। पॉजिटिव से मेरा मतलब है सकारात्मक। हमेशा व्यक्ति को पॉजिटिव ब्रेन रखना चाहिए। पॉजिटिव कौन लोग हैं? वे लोग हैं जो किसी भी कार्य में अच्छाई को देखते हैं। और निगेटिव कौन लोग हैं? जो किसी भी कार्य में बुराई को देखते हैं। निगेटिव लोगों के बीच में यदि आप रहते हैं तो आपका ब्रेन भी, चाहे आप कितना भी पॉजिटिव क्यों ना हो, निगेटिव ही हो जाएगा। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपका पॉजिटिव पर्सनालिटी विकसित करता है। यदि आप निगेटिव सोचते हैं तो आपकी पर्सनालिटी नीड नॉट टू से निगेटिव ही होगा। अच्छी बातें पॉजिटिव की श्रेणी में आती है, लेकिन बुरी और गंदी बातें निगेटिव की श्रेणी में आती है। यहां पर मैं यह कहना चाहता हूं कि पॉजिटिव बातें, अच्छी बातें, ज्ञान की बातें, जिससे आपका व्यक्तित्व का विकास होगा, आप उसका साइन देख लें, वो प्लस में है, नहीं यहां इंटर करता है। लेकिन निगेटिव बातें, उसका साइन देखें, बिल्कुल सीधा है, थोड़ा सा सुनेंगे और बिल्कुल दिमाग को हीट करता है। पॉजिटिव बात दिमाग में जल्दी नहीं आती, लेकिन निगेटिव बात बहुत जल्दी दिमाग को समझ में आ जाती है। यह फर्क है। और ज्ञान निश्चित रूप से पॉजिटिव है, इसमें मेहनत करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, एक ही बात को बार बार दिमाग में लाना पड़ता है, आत्मसात करना पड़ता है। उम्मीद है मेरी इन बातों का आपके ऊपर एक अच्छा असर होगा और आप एक अच्छा काम कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस वाक्य में द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक केप्ट मी अवेक, आपका ऑब्जेक्ट मी है, हमने सब्जेक्ट बना दिया। टेंस पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव सेंटेंस होने पर हम वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं। आई के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे। वर्ब हमारा केप्ट है, सेकेंड फॉर्म है, इसका थर्ड फॉर्म केप्ट हो जाता है। आई वाज केप्ट। अब इसके पहले कि हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाए, सेंटेंस के बाकी को रख लेंगे। तो सेंटेंस के बाकी जो बचे हुए शब्द हैं वह है अवेक, और आपका सब्जेक्ट थोड़ा सा लंबा है, द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक, द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक, द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक। पॉजेसिव केस में आपने सीखा था इसे। द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक एक कंप्लीट सब्जेक्ट है। आप ऐसा ना जाने कि सब्जेक्ट सिर्फ आई वी यू ही होगा। पूरे नाउन, दुनिया की सारी चीजें जिसे आप नाउन कहते हो, सब्जेक्ट बना सकते हो। प्रीपोजिशन के साथ जोड़कर लंबा सब्जेक्ट बना सकते हो। तो यहां पर जो सब्जेक्ट है द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक, ये पूरा कंप्लीट है। तो हमें लिखना पड़ेगा आई वॉज केप्ट अवेक बाय द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक। पैसिव इज रेडी। आगे देखें, आगे में है सेंटेंस वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। अगर आप इस वाक्य को गौर से देखेंगे तो एक बड़ा मजेदार तथ्य दिखाई पड़ता है। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, यहां वन का क्या अर्थ है? एक नहीं, प्रोनाउन है ये, और इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और इसका अर्थ होता है कोई। और हम जानते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन
चाहे सब्जेक्ट के रूप में हो या ऑब्जेक्ट के रूप में हो या पजेसिव के रूप में हो, हम उसे हटा देते हैं पैसिव से। ये वन एक नहीं है, ये वन का अर्थ होता है कोई, और ये प्रोनाउन है। इसे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। जब प्रोनाउन नामक चैप्टर आएगी तो वहां पर आपको इसका डिटेल्स देखने को मिलेगा। अब इसका पैसिव करना है तो सबसे पहले पहचाने ऑब्जेक्ट को। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है आपका प्रॉमिस, हम इसको बना देंगे सब्जेक्ट। प्रॉमिस। टेंस पहचाने, इसमें टेंस नहीं है, मॉडल आ गया। मॉडल को आप पहचानते हैं, तेरा ही होता है। शुड आया है तो पैसिव में शुड भी करेंगे। प्रॉमिस शुड बी गिफ्ट। सवाल ये उठता है कि मैंने वन और वंस को क्यों हटा दिया? इसलिए हटा दिया कि वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और इंडेफिनिट प्रोनाउन का चाहे पजेसिव हो या ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्ट हो, हम हटा देते हैं। वन का जैसे आप कहते हैं ही हिज हिम, आई माई मी, वी आवर अस, ठीक उसी तरह से वन का होता है नॉमिनेटिव केस वन, इसका पजेसिव केस होता है वंस, और इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है वन। इससे संबंधित एक क्वेश्चन निश्चित रहता है, खास तौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, लेकिन आप मस्तिष्क में रखें। अगला सेंटेंस, आई रिमेंबर माई सिस्टर टेकिंग मी टू द म्यूजियम। सबसे पहली बात, ऑब्जेक्ट को पहचाने। ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बगल में होता है। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, और शायद इस वीडियो सेशन के बाद आपके मस्तिष्क में यह बिल्कुल घर कर जाएगा। आई रिमेंबर माई सिस्टर टेकिंग मी टू द म्यूजियम। अब इस वाक्य में ऑब्जेक्ट कौन है? वर्ब के बगल में, इट मीन्स माई सिस्टर। वैसे आप चाहें तो माई सिस्टर टेकिंग मी टू द म्यूजियम को भी ले सकते हैं, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप चलना चाहेंगे आपके साथ। तो हम माई सिस्टर को बनाते हैं सब्जेक्ट, माई सिस्टर। टेंस को पहचानेंगे तो टेंस आपका दिखेगा प्रेजेंट इन डेफिनिट। आई रिमेंबर, कोई नाक नहीं है, एस भी नहीं लगा हुआ है, थर्ड पर्सन होता तो एस लगता। आई रिमेंबर प्रेजेंट इंडेफिनिट। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है तो पैसिव में हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो माई सिस्टर इज, वर्ब का आप थर्ड फॉर्म लिख दें, रिमेंबर्ड। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करने से पहले बाकी शब्दों को ज्यों का त्यों रख दें। रिमेंबर्ड टेकिंग टू द म्यूजियम बाय मी। पैसिव कंप्लीट। जो नियमों को आप सीखे हैं उससे अतिरिक्त मैं कहीं पर नहीं चलूंगा, उसी के अनुसार चलूंगा। अगला सेंटेंस, द रेजिडेंट्स सेलिब्रेटेड द इंडिपेंडेंस डे जॉयफुली। अब इसमें सबसे पहला काम ऑब्जेक्ट को पहचानिए। मेन वर्ब है ये, ऑब्जेक्ट आपका ये है, द इंडिपेंडेंस डे। इसको बना देते हैं सब्जेक्ट। टेंस को पहचानिए। टेंस आपको दिख रहा होगा पास्ट इंडेफिनिट। पैसिव में वाज और वेयर। द इंडिपेंडेंस डे वाज। वर्ब का थर्ड फॉर्म सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेट, सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड, वाज सेलिब्रेटेड। अब जो बाकी बचा हुआ है उसको लिख डालिए, जॉयफुली बाय द रेजिडेंट्स। पैसिव कंप्लीट। अगले को देखते हैं, यू विल हैव फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो। यू विल हैव फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो। ऑब्जेक्ट को पहचानिए, दिस वर्क, इसको बना देते हैं सब्जेक्ट। टेंस को पहचाना जाए। टेंस हमारा है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट। जब फ्यूचर परफेक्ट का कोई सेंटेंस होता है तो पैसिव में विल हैव बीन, शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। अब इजी हो जाएगा, दिस वर्क विल हैव बीन। अब इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब आपका है फिनिश,
तो फिनिश्ड हो जाएगा फिनिश्ड। बाकी जो बचे हुए शब्द हैं उसको लिख डालें, बाय टुमारो। अब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दें, बाय यू। सेंटेंस इज कंप्लीट। इजी फील कर रहे होंगे आप, आंसर को मिला भी रहे होंगे। अगर आपका ये सही जा रहा है, आंसर के साथ टैली कर रहा है, तो बिलीव मी, यू आर लर्निंग एंड यू आर सीरियसली लर्निंग। इट्स क्वाइट इजी। Some sentences more. Let us do that one also. We compelled the enemy to surrender. अब इस वाक्य में ऑब्जेक्ट को ढूंढना है पहले। द एनिमी हमारा ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बगल में है, इसको बना देंगे सब्जेक्ट। द एनिमी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल है, वाज आ जाएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, कंपेल्ड। बाकी अन्य शब्दों को लिख देंगे, टू सरेंडर। अब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दें, बाय अस। अगला सेंटेंस आप कर चुके होंगे, अब मैं कर रहा हूं, इसे टैली कराइएगा। वन में एकम्पलिश मेनी थिंग्स बाय ए लिटिल एफर्ट। अब ये जो बाई लगा हुआ है, इसको देखकर आप ये ना समझेंगे कि पैसिव हो गया। सेंटेंस साफ साफ दिख रहा है कि एक्टिव है। गौर करेंगे, वन में वन फिर से इस्तेमाल है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्ट हम नहीं बनाएंगे। पहले ऑब्जेक्ट को पहचान ले। वन में एकम्पलिश मेनी थिंग्स, तो ये आपका मेनी थिंग्स ऑब्जेक्ट है। हालांकि आप चाहें तो मेनी थिंग्स बाय ए लिटिल एफर्ट को भी साथ में ले सकते हैं, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप मेनी थिंग्स को बना दिया मैंने सब्जेक्ट। मेनी थिंग्स। टेंस को पहचानते हैं तो टेंस नहीं दिख रहा, इसमें मॉडल्स का प्रयोग है, मे का प्रयोग किया गया है, जो प्रोबेबिलिटी को दिखलाता है, आपको याद होगा। और हम ये भी जानते हैं कि मे का जब पैसिव करेंगे तो मे भी हो जाएगा। वेरी इजी, मेनी थिंग्स मे बी। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म accomplished, accomplished। बाकी सेंटेंस में बचा हुआ जो है, बाय ए लिटिल एफर्ट। हम अंत में बाई और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में है। नेक्स्ट सेंटेंस, सर्कमस्टांसेस विल ऑब्लाइज मी टू गो। ऑब्जेक्ट को पहचानिए पहले। ऑब्जेक्ट आपका है मी, सब्जेक्ट बना देंगे आई। टेंस को पहचानते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट साफ साफ दिख रहा है इस विल के कारण। आई के साथ जो हम प्रयोग करते हैं, हम लिख सकते हैं विल बी। विल का जब पैसिव फॉर्म जाएगा तो विल बी शैल बी का प्रयोग करते हैं, तो आई के साथ आप शैल बी भी प्रयोग कर सकते हैं, विल बी भी प्रयोग कर सकते हैं। अंतर सिर्फ इतना होगा कि शैल बी नॉर्मल है और विल बी का जब प्रयोग करेंगे तो थोड़ा सा जोड़ पड़ता है, जो आप सीख चुके हैं। तो आई विल बी। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्लाइज्ड। अब जो सेंटेंस में बाकी बचा हुआ है उसको डाल देते हैं, टू गो। अब अंत में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सर्कमस्टांसेस यहां पर ये नाउन के रूप में है, सब्जेक्ट के रूप में है, तो बाय सर्कमस्टांसेस। पैसिव रेडी। अगले को देखते हैं, वन कैनॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थ्रीसल्स। यहां भी सब्जेक्ट के रूप में इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, कोई का अर्थ देता है। हम सबसे पहले पहचाने ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट हमारा है ग्रेप्स, सब्जेक्ट बना दीजिए ग्रेप्स। टेंस को पहचानिए, टेंस नहीं है मॉडल्स है, कैनोट है, तो कैन में जो भी रहेगा हम बी को जोड़ते हैं, तो हमारा हो जाएगा निगेटिव है ये, तो कैनोट बी। लिखते भी चल रहा हूं, ग्रेप्स cannot be।
अब गैदर वर्ब है आपका, जमा करना अर्थ होता है, तो इसका तीसरा फॉर्म कर देंगे गैदर्ड। अब जो सेंटेंस में बाकी बचा हुआ है उसको लिख दें, गैदर्ड फ्रॉम, गैदर्ड फ्रॉम 3 cells। फ्रॉम 3 cells। अगले को देखते हैं, nobody knows the information saved in the computer। nobody knows the information saved in the computer। थोड़ा सावधान होने की जरूरत है। इंडेफिनिट प्रोनाउन तो आया है लेकिन वो nobody है, और nobody तो हट जाएगा, और nobody के कारण ही सेंटेंस निगेटिव है। ध्यान रखना होगा, हमको नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। कहां करेंगे आप समझ रहे होंगे मेरी भाषा को। अब चलते हैं, सबसे पहले देखें ऑब्जेक्ट को पहचाने। ऑब्जेक्ट कौन है हमारा, तो ऑब्जेक्ट है नोबडी नोज द इंफॉर्मेशन। तो ये द इंफॉर्मेशन जो है आपका ये ऑब्जेक्ट है। और आप दूसरी नजर से देखें, समझने की नजर से देखें, तो ये पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्ट है। द इंफॉर्मेशन सेव्ड इन द कंप्यूटर पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्ट है। आप चाहें तो इसको सब्जेक्ट बना दें, आप तोड़कर भी चल सकते हैं, परेशान होने की बात नहीं। जैसे आप कहते हैं द स्टोरी ऑफ द विलेज, द स्टोरी ऑफ द विलेज एक पूरा आपका एक पार्ट है, एक फ्रेज है, एक शब्द माना जाता है इसे। इसके साथ वर्ब कैसे कंट्रोल होती है आगे देखने और सीखने को मिलेगा। लेकिन आप चाहें तो द इंफॉर्मेशन को भी ले सकते हैं, या द इंफॉर्मेशन सेव्ड इन द कंप्यूटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं इंफॉर्मेशन को ले रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप चलना चाहूंगा। हमने ले लिया द इंफॉर्मेशन को और इसे बना दिया सब्जेक्ट। द इंफॉर्मेशन, टेंस को पहचानिए, नोज लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके साथ इज एम आर आएगा, द इंफॉर्मेशन इज। अब क्योंकि नॉट है, नोबडी है, ये तो हट जाएगा, तो नॉट का प्रयोग तो करना पड़ेगा, तो हमें लिखना पड़ेगा द इंफॉर्मेशन इज नॉट। अब यहां पर वर्ब का नंबर आ गया, नो, न्यू, नोन। तीसरा फॉर्म नोन होता है, नोन। द इंफॉर्मेशन इज नॉट नोन saved in the कंप्यूटर। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं द इंफॉर्मेशन सेव्ड इन द कंप्यूटर इज नॉट नोन। ये आपकी मर्जी होगी, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला देखते हैं, आई एम वॉचिंग यू केयरफुली। वेरी सिंपल सेंटेंस। ऑब्जेक्ट को पहचानना है पहले, यू हमारा ऑब्जेक्ट है। टेंस अगर देखा जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज बीइंग, आई एम बीइंग, आर बीइंग, यू के साथ हम प्रयोग करेंगे यू आर बीइंग। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म वॉचिंग को कर देंगे वॉच्ड। बचे हुए शब्द को लिख दें केयरफुली, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दें बाय मी। सेंटेंस इज पैसिव, दोनों का अर्थ एक, यानी आप एक ही बात को दो दो तरीके से, दो अलग अलग तरीके से बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। Someone has broken 2 of my cups। 2 of my cups। यदि कोई दो शब्द किसी प्रीपोजिशन से जुड़ जाता है तो उसको एक मानते हैं। जैसे द स्टोरी ऑफ विलेज, द बॉय सीटिंग ऑन द बेंच, द बुक ऑन द टेबल, आप एक मान सकते हैं। अब यहां पर देखें, someone has broken 2 of my cups। तो 2 of my cups जो है वह आप पूरा का पूरा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहां पर है, आप सब्जेक्ट बना सकते हैं। और सब्जेक्ट क्या हो जाएगी, 2 of my cups। टेंस को पहचाने, हैज है, प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट जब होता है एक्टिव सेंटेंस तो पैसिव में हैज बीन और हैव बीन।
अब सवाल ये उठता है कि हम यहां हैव बीन का प्रयोग करें या हैज बीन का। एक छोटी सी बात सीख लेते हैं, 1 मिनट का चीज है ये। जब भी कोई दो नाउन या प्रोनाउन ऑफ से जुड़ जाता है तो क्रिया ऑफ के पहले के अनुसार होती है। इसे याद रखिएगा। जब भी कोई दो नाउन या प्रोनाउन ऑफ से जुड़ जाता है, यानी किसी प्रीपोजिशन से जुड़ जाता है, तो क्रिया उस प्रीपोजिशन के पहले वाले शब्द के अनुसार होती है। तो यहां क्रिया कप्स के अनुसार नहीं होगी। अगर कप्स होता तो हैव बीन हो जाता। टू के अनुसार होगी तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? हैज बीन। टू ऑफ माई कप्स हैज बीन। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर दें, ब्रोकन। बाई समवन नहीं करेंगे क्योंकि समवन हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और अंतिम में भी थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। नोबडी है सेंटेंस में, नोबडी। और जैसा कि अभी भी मैंने शेयर किया कि जब भी दो नाउन या प्रोनाउन ऑफ द और ऑफ से जुड़ जाए, या द के साथ कोई प्रीपोजिशन आ जाए या प्रीपोजिशन के साथ जुड़ जाए, तो क्रिया हमेशा प्रीपोजिशन के पहले वाले शब्द के अनुसार होती है। यह रूल है। नोबडी हर्ड द जिंगलिंग ऑफ कॉइन। जिंगलिंग, जिंगलिंग साउंड क्रिएट करता है। जो कॉइन की खनखनाहट होती है, जो सिक्के का आवाज होता है, उसे हम कहते हैं ये। तो जब इसको आप पैसिव करेंगे तो द जिंगलिंग ऑफ कॉइन आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। हम इसे सब्जेक्ट बना देंगे। द जिंगलिंग ऑफ कॉइन, टेंस को पकड़े, हर्ड, यानी पास्ट इन डेफिनिट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, नाक नहीं है इसमें। तो वैसी स्थिति में पास्ट इन डेफिनिट होने पर हम वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं। तो द जिंगलिंग ऑफ कॉइन वाज होगा या वेयर, आप तय कर लें। ऑफ के पहले के मुताबिक क्रिया होगी, इसलिए यहां वाज होगा। और नोबडी है, नॉट का प्रयोग करेंगे। वाज नॉट हियर, हर्ड हर्ड, वाज नॉट हर्ड। This one is the way of doing the passive, and you have seen almost all the assertive sentences which had been taught to you just one day before. And I hope from all of you that you feel satisfaction regarding the learning and making the sentence from active to passive. With these words, I would like to conclude the today's session. In next class, you will see the new sentences, interrogative sentence, and you also learn how to change the interrogative active sentences into passive. Till then, thank you, thanks a lot.